तब यहाँ 5 लोग डीमन किंग के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसमें से 4 उसके ऊपर मैजिक से हमला कर रहे होते हैं और एक तलवार से हमला कर रहा होता है ताकि वो उसे खत्म करके दुनिया को आजाद कर सके। तब डीमन किंग भी उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो लोग बच जाते हैं और डीमन किंग के उन पर दोबारा से हमला करने से पहले ही वो सभी लोग इकट्ठा मिलके उस शिप पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग डीमन किंग को हराने में कामयाब हो जाते हैं। पर थोड़े टाइम बाद कैसल में उन सबका स्वागत किया जाता है और क्योंकि उन 4 वॉरियर्स ने मिलकर डीमन किंग को मारने में हीरो का साथ दिया होता है, तो इस वजह से उन्हें फायर, अर्थ, वाटर और विंड का सेज बना दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें 4 एम्परर्स का टाइटल दिया जाता है, जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मेजिस को दिया जाता है। तब इससे वो चारों बहुत खुश होते हैं और एक सेज एफ्तल, जो कि एक कॉमन मैन होता है, किंग उसे इस चीज की बधाई देते हैं और उसे लाइटनिंग एम्पर बुलाते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसकी 40 साल की मेहनत रंग लाई है। तब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एफ्तल बूढ़ा हो गया होता है और उसकी एक स्टूडेंट मर्लिन उसे खाना खाने के लिए बुला लेती है। तब थोड़ी देर बाद एफ्तल अपने स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाने लगता है और उन्हें मैजिक सर्कल्स को मेंटेन करने के लिए कह रहा होता है, जिससे कि सब लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तब एफ्तल फिर से उन्हें लेवल 4 स्पेल को ट्राई करने के लिए कहता है, पर मर्लिन उसे आराम करने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से एफ्तल उसे बताने लगता है कि वो थका नहीं है। और हमें पता चलता है कि डीमन किंग को हराने के बाद एफ्तल को एक डीमन की बच्ची मिली होती है और उसने उसे बचा के मर्लिन नाम दिया होता है, जिस वजह से एफ्तल को यकीन नहीं आ रहा होता कि जिन डीमंस को उसने मारा था उसमें से ही एक आज उसकी फिक्र कर रही है। चलो फिर अब सभी लोग फिर से लेवल 4 स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट करो। मास्टर एफ्तल, प्लीज हमें लेवल 6 स्पेल सिखाइए। तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो मर्लिन। ऐसा तो होना ही है क्योंकि मैं लाइटनिंग एम्परर की बेस्ट स्टूडेंट हूँ। अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है मर्लिन, क्योंकि अभी तुम्हें कंसंट्रेशन पर प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देना होगा। मुझे पता है, पर मुझे जल्दी करनी होगी। तब मर्लिन ये कहते कहते अचानक से चुप हो जाती है और थोड़े टाइम बाद हिम्मत करके उस फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है जहाँ उसके मास्टर ने उसे जाने से मना किया होता है। तब थोड़ी देर बाद मर्लिन एक केव के पास पहुँच जाती है और सोचने लगती है कि अगर वो केव के अंदर के मॉन्स्टर को मार देगी तो वो सच में अपने आप को लाइटनिंग एम्परर की बेस्ट स्टूडेंट कह सकती है और उसके बाद वो अपने मास्टर की जगह सबको मैजिक सिखा सकती है ताकि उसके मास्टर रेस्ट कर सके। तब मर्लिन केव के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक मॉन्स्टर मर्लिन के पीछे पड़ गया होता है और उसके ऊपर उसका लेवल 4 मैजिक काम भी नहीं किया होता, जिस वजह से मर्लिन उससे बच के भाग रही होती है और सही टाइम को देख के उस मॉन्स्टर के ऊपर लेवल 6 स्पेल से हमला कर देती है। पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को उस स्पेल से भी कुछ नहीं हुआ होता और वो मर्लिन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। तब उसे देखकर मर्लिन को एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत नजदीक आ गया है, पर तभी एफ्तल वहाँ पर आकर मर्लिन को बचा लेते हैं। मर्लिन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इस फॉरेस्ट में नहीं आना है। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए मास्टर। जरा ध्यान से सुनो मर्लिन, मेरे स्टूडेंट्स में सिर्फ तुम ही हो जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, पर तुम्हें हर टाइम बहुत ज्यादा जल्दी होती है, तो इसलिए अगर तुम ऐसे ही जल्दबाजी करती रहोगी तो कभी भी ट्रू पावर को हासिल नहीं कर पाओगी। तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फिर से वापस आ गया होता है और एफ्तल उसे बीच में डिस्टर्ब ना करने का कह के उसके ऊपर लेवल 10 मैजिक से हमला कर देते हैं। तब वो लोग घर वापस आ जाते हैं जहाँ मर्लिन अभी भी ये सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसके मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तब एफ्तल उसे सोने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं बीमारी की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे कि मर्लिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो मैजिक को इस वजह से जल्दी सीखना चाह रही होती है ताकि उसके मास्टर आराम कर सके, जिसका एहसास एफ्तल को भी हो जाता है। मास्टर एफ्तल, प्लीज आराम कीजिए। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है जिस वजह से मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। पर आखिरकार ऐसा क्यों है? आखिरकार आप तब भी मैजिक की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं जब आप इतने ज्यादा बीमार हैं? मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकूं। मैं दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ। सारे मेजेस सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बनना चाहते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, पर मैं कभी भी ये अचीव नहीं कर पाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो पहले से ही इतना ज्यादा ताकतवर हैं और लाइटनिंग एम्परर की पोजीशन भी आपको इस वजह से मिली है क्योंकि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ऊपर से आज भी आपने लेवल 10 स्पेल को कितनी आसानी से कास्ट कर लिया था। मुझे पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो मर्लिन, पर मेरे जूनियर्स और उनके टैलेंट्स के आगे मेरी पावर कुछ भी नहीं है और डीमन किंग के अगेंस्ट बैटल में भी मैं सबसे ज्यादा बड़ा था, पर फिर भी मैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो अगले दिन एफ्तल का एक स्टूडेंट उससे मिलने आ जाता है और उसे बताता है कि फ्लेम एम्परर ने अपने मैजिकल एप्टीट्यूड की थ्योरी को खत्म कर दिया है और उसे वो डॉक्यूमेंट दे देता है और ये स्टडी इस वजह से इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उस मैजिकल दुनिया में किसी का मैजिकल एप्टीट्यूड नापने का कोई तरीका नहीं होता, पर फ्लेम एम्परर ने इसे पॉसिबल कर दिया होता है। तब एफ्तल अपने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लेता है ताकि वो फ्लेम एम्परर की थ्योरी को टेस्ट कर सके और मर्लिन के बालों को तोड़ के 4 अलग अलग ट्यूब्स में डाल देता है, जिसमें एक स्पेशल मैजिकल वाटर होता है जो कि फायर, अर्थ, वाटर और विंड को रिप्रेजेंट करता है। तब हम देखते हैं मर्लिन के बाल डालते ही उन चारों की चारों ट्यूब्स का कलर चेंज हो जाता है और उसमें वाटर और विंड एट्रीब्यूट ज्यादा चमक रहा होता है। इस पेपर के अकॉर्डिंग लाइट की स्ट्रेंथ और कलर की डेप्थ ये इंडिकेट करती है कि आपका एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट ई से एस में से किस रैंक पर बिलोंग करता है? इसमें ग्रीन और ब्लू ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, जिसका मतलब मर्लिन का वाटर और विंड एट्रीब्यूट एस रैंक का है। तब हम देखते हैं मर्लिन के फायर और अर्थ एट्रीब्यूट कम ग्लो कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसका फायर सी रैंक का और अर्थ बी रैंक का होता है। तब ये देखकर एफ्टल को समझ में आ जाता है कि फ्लेम एम्परर की थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बचपन से मर्लिन को पाला होता है, जिस वजह से उसे अच्छे से पता होता है कि मर्लिन के कौन से एट्रीब्यूट ज्यादा अच्छे हैं, और इस हिसाब से वो टेस्ट 100% एक्यूरेट होता है। इस टाइम हम अपने स्टूडेंट्स को हर तरह के बेसिक स्पेल सिखाते हैं, और थोड़े टाइम बाद जिस स्पेल में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे हमें एहसास हो जाता है कि उनका एप्टीट्यूड क्या है। पर इस थ्योरी के बाद हम शुरू से ही बच्चों को सही तरीके से मैजिक सिखा पाएंगे, जिससे कि वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तब एफ्टल खुद पर भी टेस्ट करना चाह रहा होता है, पर मर्लिन उसे ऐसा करने से मना करने लगती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। पर सारे स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, और एफ्टल भी ये करना चाह रहा होता है और ये जानना चाह रहा होता है कि क्या उसके पास मैजिक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने का टैलेंट है भी या नहीं। तब एफ्टल भी अपने एट्रीब्यूट को टेस्ट करता है, और हम देखते हैं उसके सारे ट्यूब्स कलरलेस आते हैं, जिस वजह से उसके पास मैजिक का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। तब इससे एफ्टल बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि अगर उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी स्पिरिट उसे अपनी पावर नहीं देगी। पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तब मर्लिन उसे एक और बार टेस्ट करने के लिए कहती है, जिस वजह से एफ्टल बार बार उस टेस्ट को ट्राई करता है, पर हर बार रिजल्ट कलरलेस ही होता है। मुझे हमेशा मैजिक को सीखने में दूसरों से ज्यादा टाइम लगा है, और मैंने बाकियों से ज्यादा मेहनत की है, तो यही वो कारण है कि मैं बाकी एम्परर से आगे नहीं निकल सकता हूँ। तब एफ्टल की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, और हम देखते हैं वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे चला जाता है, जिस वजह से वो मर्लिन को भी खुद से दूर रहने के लिए कहता है। मुझे हमेशा से लगा था कि मैं कभी न कभी मैजिक के हाईएस्ट लेवल तक जरूर पहुंचूंगा, पर मैं टैलेंट नाम की वॉल को ओवरकम नहीं कर पाया हूं, जिस वजह से मैं अपनी सारी उम्मीदें और विशेष को खो चुका हूं। या फिर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास शुरू से ही कोई भी विशेष या फिर उम्मीदें नहीं थी। मैं सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक हूं। काश मेरे पास अगर और ज्यादा टाइम होता तो शायद मैं मेहनत करके कुछ कर पाता। ये चीज तो सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तब एफ्टल मर जाते हैं, और उसके मरते ही उसकी स्किल सेकंड रिइंकार्नेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बारे में वो भूल गया होता है। तब वो फिर से उस गॉड से मिलता है जिसने उसे पहली बार उस दुनिया में रिइंकार्नेट किया होता है। तुम्हारा यहाँ पर फिर से स्वागत है एफ्टल। तुम्हारी स्किल इंडोमिटेबल की वजह से तुम बिना गिव अप किए अपने गोल की तरफ बढ़ते रहे हो। तो इसी वजह से मैं कभी भी किसी चीज पर गिव अप नहीं कर पाया हूँ। तो चलो फिर एफ्टल, अब तुम्हारी सेकंड रिइंकार्नेशन का टाइम हो चुका है, और मैं तुम्हें फिर से 2 स्टार्टिंग बोनस स्किल दूंगी। तो क्या तुम 2x ग्रोथ को चाहते हो? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे पास अभी भी मेरी मैजिकल नॉलेज है, और अगर मेरे पास एफर्ट करने का टाइम होगा तो मेरे लिए वही काफी है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो बिना मैजिकल एप्टीट्यूड के होते हुए भी 4 एम्परर्स के रैंक तक पहुंच पाए हो, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे स्किल की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे विल की वजह से है। तो इसलिए अब तैयार हो जाओ ताकि तुम फिर से कमाल की जर्नी को जी सको। तब हम देखते हैं एफ्टल फिर से रीइंकार्नेट हो जाता है, और वो एक छोटा सा बच्चा होता है, जिसके 4 साल के होते ही उससे उसकी मेमोरीज वापस मिल जाती हैं। तब एफ्टल अपनी माँ के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है, और ये तय करता है कि इस बार वो मैजिक को पूरी तरह से मास्टर करके रहेगा। तब एफ्टल को याद आता है कि उसे इस बार अपना मैजिकल एट्रीब्यूट टेस्ट कर लेना चाहिए, पर हम देखते हैं इस बार भी उसके पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं होता, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो इस बार भी लेवल 10 स्पेल से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब अचानक से उसके ऊपर से एक ड्रैगन गुजरता है, जिसकी आंखों को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो ड्रैगन गुस्से में है, जो कि इस टाइम टाउन की तरफ बढ़ रहा है। तब बहुत सारे सोल्जर्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, और एफ्टल भी ड्रैगन को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे याद आता है कि अब वो पुराना एफ्टल नहीं रहा है, बल्कि 4 साल का बच्चा है, जिस वजह से वो उम्मीद करने लगता है कि काश वो अपने पुराने रीइंकार्नेशन की तरह ही अपने मैजिक को यूज कर पाता। तब एफ्टल अपनी ओरिजिनल स्पेल लेवल 10 एफ्टल को याद करते हैं, और हम देखते हैं वैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि एफ्टल भी हैरान हो जाता है, और उसकी लाइटनिंग एक ही हमले में उस ड्रैगन को हरा देती है। तब ये देखकर एफ्टल को एहसास हो जाता है कि उसने जिस लेवल तक अपनी पुरानी लाइफ में अपनी मैजिकल एबिलिटीज को पहुंचाया था, वो उसे इस लाइफ में वहीं से स्टार्ट कर सकता है। तब यहाँ एफ्टल पढ़ाई कर रहा होता है, और हमें पता चलता है कि उसकी याददाश्त आए हुए 3 साल बीत चुके होते हैं। इन 3 सालों में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और मुझे पता चला है कि मैं जिस दुनिया में हूँ वो वही सेम दुनिया है जिसमें मैं 400 साल पहले था। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर अकेले रहता हूँ, और जो अभी अभी हमसे मिलने आया है वो मेरा स्टेप ब्रदर फ्रेसर है, जिसने हमें हमारे एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए हैं। तब फ्रेसर नोटिस करता है कि एफ्टल को बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अगली बार गिफ्ट के तौर पर एफ्टल के लिए बुक्स लाएगा, जिससे कि एफ्टल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और एफ्टल की माँ कहने लगती है कि एफ्टल बिल्कुल अपने फादर पर गया है, क्योंकि उसके फादर को भी बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो एफ्टल फ्रेजर से पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने फादर से कब मिलेगा, पर फ्रेजर उसे बताता है कि उनके फादर अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिस वजह से एफ्टल अभी उन्हें नहीं मिल सकता। मैं कभी अपने फादर से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मेरे फादर ड्यूक ऑरकॉट हैं, जो कि मैजिक फील्ड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
पर्सन है और वो मेरे ही पुराने रीइंकार्नेशन लाइटनिंग एम्परर के डिसेंडेंट हैं, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। मेरी माँ के पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं था, जिस वजह से मेरे फादर की वाइफ और उनकी मिस्ट्रेस उन्हें पसंद नहीं करती थी, और क्योंकि वो एक मैजिक की फैमिली थी तो वो लोग ऐसे बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे जो कि उस लड़की से पैदा हुआ हो जिसके पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर भेज दिया, जिसका मतलब ये है कि मेरे फादर मुझे अपना बेटा नहीं मानते हैं और इसी वजह से मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई फ्रेशर मेरे फादर की सेकंड बीवी का बेटा है और इन्हें हमारे ऊपर दया आ गई थी, जिस वजह से अब ये हमारा ध्यान रख रहे हैं और ये सच में बहुत अच्छे इंसान है। पर इस टाइम मुझे अपने फैमिली मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे तो बस मैजिक के ऊपर फोकस करना है। तो इसलिए जब तक मैं मैजिक को सीख पाऊंगा तब तक मेरे लिए सब कुछ ठीक है। तो थोड़ी देर बाद फ्रेशर एफ्तल से पूछने लगता है कि जिन चीजों को वो पढ़ रहा है वो उन चीजों से फ्यूचर में क्या करने वाला है, जिस वजह से एफ्तल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे बताता है कि वो एक लेजेंडरी मेज का वंशज है। तो इसलिए जब वो 15 साल का हो जाएगा तो वो कैपिटल में मैजिकल एकेडमी जाकर मैजिक को पढ़ेगा। पर तभी एफ्तल की मॉम उसका मुंह बंद कर देती है और फ्रेशर को बताती है कि उनकी तरह ही एफ्तल के पास भी कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, जिस वजह से वो चाहती है कि एफ्तल स्वॉर्ड्समैनशिप सीख के मिलिट्री स्कूल चले जाए। और एफ्तल को भी एहसास हो जाता है कि उसके मैजिकल एट्रीब्यूट ना होने की वजह से उसके लिए मैजिक सीखना मुश्किल होगा। तब फ्रेशर इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि एफ्तल मिलिट्री स्कूल जाएगा, क्योंकि वो खुद मिलिट्री स्कूल में अपनी क्लास में टॉप पर रहा है और उसने मिलिट्री स्कूल को इस वजह से चुना था क्योंकि वो अपने मैजिकल फैमिली के विशेष के अगेंस्ट जाना चाहता था। पर उसे बाद में एहसास हुआ कि उसका डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि मैजिक स्वॉर्ड्समैन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जिस वजह से मिलिट्री उनका खास ध्यान रखती है। तब फ्रेशर एफ्तल को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, जिस वजह से एफ्तल की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हम देखते हैं एफ्तल स्विंग्स की प्रैक्टिस करने लगता है, जिस वजह से फ्रेशर को एहसास हो जाता है कि एफ्तल के अंदर स्वॉर्ड्समैनशिप का टैलेंट है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मेरा बड़ा भाई मुझे हमेशा बेसिक एजुकेशन और मिलिट्री साइंस क्यों सिखा रहा था, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं मिलिट्री स्कूल जाऊं। इन्हें पक्का मेरे मैजिकल एट्रीब्यूट ना होने की वजह से चिंता हो रही है, पर मुझे इन्हें सच बताना ही होगा। तब फ्रेशर एफ्तल को तलवार को सही तरीके से स्विंग करना सिखा रहा होता है, पर तभी एफ्तल उसे बताता है कि वो असल में मैजिक एकेडमी जाना चाहता है, जिस वजह से फ्रेशर उसे समझाता है कि कभी कभी कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए सही नहीं होती हैं। तब एफ्तल उसे बताता है कि उसे एहसास है कि उसके पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, पर फिर भी उसके पास माना है, जिस वजह से वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तब हमें पता चलता है कि एफ्तल मैजिक एकेडमी इस वजह से जाना चाह रहा होता है ताकि उसे वहाँ जाकर ये पता लग सके कि वो अपनी मैजिकल लिमिट्स को कैसे तोड़ सकता है। तब फ्रेशर को भी समझ में आ जाता है कि एफ्तल उसकी बातों को इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो उसका टेस्ट लेगा। एफ्तल, मैं अभी एक स्पेल को कास्ट करने वाला हूँ और अगर तुम उसे रेप्लिकेट कर पाओगे तो मैं तुम्हें पर्सनली मैजिक एकेडमी में रेकमेंड करूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं बड़े भाई? ये तो सच में बहुत कमाल की बात है, तो इसलिए अब मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे माफ कर देना एफ्तल, पर जो मैं अभी करने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए थोड़ा क्रूअल हो सकता है, पर इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिरकार रियलिटी क्या है। तब हम देखते हैं फ्रेशर स्पेल कास्ट करने के लिए मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसके बारे में एफ्तल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब फ्रेशर लेवल 2 विंड एज से एक पेड़ को काट देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा थक गया होता है। तब फ्रेशर को लगने लगता है कि ये स्पेल एफ्तल को एक मिरेकल की तरह लग रही होगी, पर एफ्तल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम देखते हैं वो बिना मंत्र पढ़े ही 4th लेवल विंड स्पेल का इस्तेमाल कर देता है, जिसे देखकर फ्रेशर हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि एक 7 साल का बच्चा बिना किसी मंत्रों के इतनी ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा सेज जिसने बहुत डिकेड्स तक प्रैक्टिस की हो वही ऐसा कुछ कर सकता है। एफ्तल, आखिरकार तुमने अभी अभी ये क्या किया? मुझे माफ कीजिएगा, आपने तो मुझे स्पेल को कॉपी करने के लिए कहा था, पर मैंने लेवल 4 स्पेल का इस्तेमाल कर दिया। क्या लेवल 4? ये तो अल्ट्रा एडवांस्ड मैजिक है। क्या सच में? मुझे तो लगा था कि लेवल 4 स्पेल एक स्मॉल सा मैजिक है। आखिरकार तुम इतने ज्यादा एडवांस्ड मैजिक को कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो? मैं इन्हें अपनी रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं बता सकता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तब एफ्तल बात को पलटने की कोशिश कर रहा होता है और फ्रेशर को यह भी बता देता है कि वो लेवल 10 तक की स्पेल को यूज कर सकता है, जिससे कि बेचारे फ्रेशर का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि लेवल 10 स्पेल लॉस्ट टेक्नोलॉजी होती है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर एफ्तल को एहसास हो जाता है कि उस दुनिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो किसी के भी सामने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। और उसे ये भी याद आता है कि जब उसने ड्रैगन को लेवल 10 स्पेल से मारा था तब सभी सोल्जर्स को लगा था कि ये गॉड ने किया है। तब एफ्तल घर जाके वहाँ के मैजिक लेवल्स के बारे में पढ़ने लगता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि 400 साल के बाद मैजिक कल्चर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, जिस वजह से बिना मंत्रों के स्पेल को कास्ट करना नॉर्मल नहीं माना जाता है और मैजिक कास्ट करने वाला लेवल भी कम हो गया है। तब थोड़ी देर बाद फ्रेशर को होश आ जाता है और वो अभी भी इस बात से शॉक होता है
कि एफ्तल लेवल 10 स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है और बिना मंत्रों के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। पर तभी एफ्तल उसे समझाता है कि उसने कोई सपना देखा है, क्योंकि फ्रेसर तो अपनी स्पेल को इस्तेमाल करने के बाद पेड़ के सिर पर लगने से बेहोश हो गया था। तब फ्रेसर को लगता है कि वो सच में एक सपना ही देख रहा था और एफ्तल ये डिसाइड करता है कि अब वो सबसे छुपाकर ही मैजिक की स्टडी करेगा और मिलिट्री स्कूल जाने के लिए ट्रेनिंग की एक्टिंग करता रहेगा। तो यहाँ एफ्तल बड़े जोश से फ्रेसर के साथ मिलके तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और चाहे वो मिलिट्री स्कूल नहीं जाना चाह रहा होता है, पर फिर भी वो अपनी इनडोमिटेबल स्किल की वजह से मेहनत करने से नहीं रुक पा रहा होता है और जितनी बार हार रहा होता है उतनी बार पूरे जोश के साथ दोबारा से उठ खड़ा हो रहा होता है। तब हम देखते हैं फ्रेसर और एफ्तल रोज ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगते हैं और ऐसा करते करते एफ्तल 10 साल का हो जाता है और अब उसने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो मैजिक के अलावा मार्शल आर्ट में भी स्ट्रॉन्ग होगा। तब यहाँ एफ्तल कंसंट्रेशन करके वाटरफॉल से गिर रहे एक लॉग के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे तलवार को चलाने में बहुत मजा आता है और वो सोचने लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्वॉर्ड्समैन का टाइटल सच में बहुत ज्यादा कूल है। तब फ्रेसर उसे आज की ट्रेनिंग करने के लिए बुला लेता है और हम देखते हैं उसने एफ्तल के लिए एक स्पेशल कोच को बुलाया होता है ताकि उसे एक स्पेशल लेसन मिल सके। तब हम देखते हैं वो स्पेशल कोच वहाँ पर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है जिस वजह से एफ्तल घबराने लगता है। तब फ्रेसर उसे बताता है कि उस पर्सन का नाम मोरिया है और वो एजुल किंगडम का पुराना नाइट कमांडर है। तब एफ्तल उसे हेलो कहता है और मोरिया एफ्तल को उसके ऊपर एक फ्री हिट देता है, पर इसके बावजूद भी एफ्तल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो मोरिया के ऊपर हमला कैसे करे, क्योंकि उसने कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ी होती है। मैं यहाँ पर इतनी दूर तुम्हें खड़े हुए देखने नहीं आया हूँ, तो इसलिए जल्दी करो और मुझ पर हमला करो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि सच बात तो ये है कि मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। तो एफ्तल के आगे ना बढ़ पाने की वजह से मोरिया खुद ही एफ्तल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एफ्तल बचने में कामयाब हो जाता है। पर मोरिया का हमला इतना ज्यादा तेज होता है कि एफ्तल को उसकी स्वॉर्ड की मूवमेंट दिखाई नहीं दी होती है। तब मोरिया एफ्तल को स्लो कहने लगता है, जिस वजह से एफ्तल फिजिकल एबिलिटी एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करके मोरिया के ऊपर हमला कर देता है। पर मोरिया को इसका एहसास पहले से ही हो जाता है और एफ्तल के हमला करने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि फ्रेसर ने उसे रेकमेंड क्यों किया है। तब हमें पता चलता है कि एफ्तल को ट्रेनिंग देते हुए फ्रेसर को एहसास हो गया होता है कि जब एफ्तल स्वॉर्ड को पकड़ता है तब उसके हाथों में थोड़ा सा माना होता है और वो बिना मैजिक एप्टीट्यूड के भी अपने माना को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि एक रियल मेज और सेज करते हैं। तब एफ्तल इससे बहुत ज्यादा खुश होता है और मोरिया ये सुन के हंसने लगता है कि एफ्तल किसी मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। तब ये सुनकर एफ्तल का गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर वो मैजिक का इस्तेमाल करेगा तो वो बड़ी आसानी से जीत सकता है। पर उसे इस बात का भी एहसास होता है कि अगर वो इस तरह मोरिया से जीतेगा तो उस लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तब एफ्तल फिर से मोरिया की तरफ बढ़ने लगता है, पर मोरिया उसके ऊपर तलवार मार के उसे रोक देता है। तुम्हारे पास अभी स्किल्स की कमी है और ना ही तुम्हारे पास हाइट और मसल है, तो इसलिए तुम्हें मेरी बराबरी करने के लिए कम से कम 3 साल और लगेंगे। पर हम देखते हैं एफ्तल मोरिया के वेट का ही इस्तेमाल करके उसके बैलेंस को बिगाड़ देता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे कि मोरिया भी शॉक हो जाता है। तब एफ्तल खुद ही इस बात से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये टेक्निक जूडो में सीखी होती है, जो कि उसने अपनी पिछले से पिछली लाइफ में सीखा होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो उसकी इस लाइफ में काम आया है। तब मोरिया अपनी हार को मान लेता है और एफ्तल को बताता है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया है, जिस वजह से एफ्तल टेस्ट के बारे में पूछने लगता है। माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर मोरिया एजू स्कूल ऑफ मिलिट्री साइंस के हेड हैं, जिस वजह से तुम इन्हें हेडमास्टर मोरिया कह सकते हो। और जब तुम 15 साल के हो जाओगे तब तुम प्रॉपर मिलिट्री स्कूल जा सकते हो, क्योंकि तुमने अब एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लिया है और इससे तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा खुश होंगी। तो एफ्तल इससे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कैसे हो गया है। तब कुछ टाइम बाद एफ्तल ट्रेनिंग करने जंगल में गया होता है और बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिस वजह से फ्रेसर को उसकी चिंता होने लगती है। पर एफ्तल की मॉम उसे बताती है कि जब मौसम खराब होता है तब भी एफ्तल अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग से वापस नहीं आता है और यहाँ हम देखते हैं एफ्तल लेवल 10 स्पेल का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस वजह से उसे एहसास हो गया होता है कि अभी लेवल 9 और लेवल 10 स्पेल को कास्ट करने में उसे थोड़ा टाइम लगता है और वो बारिश के मौसम में इसलिए प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि इस टाइम कोई भी उसकी मैजिक प्रैक्टिस को नोटिस नहीं कर सकता है। तब फ्रेसर भागा भागा वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसने एक बड़ी खतरनाक लाइटनिंग देखी होती है, जिस वजह से उसे एफ्तल की चिंता हो रही होती है। पर एफ्तल उसे बताता है कि वो लाइटनिंग बादलों की वजह से थी और इस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तब फ्रेसर एफ्तल को अपना खास ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि अगले साल एफ्तल 15 साल का होके मिलिट्री स्कूल जाने वाला होता है, तो इसलिए फ्रेसर नहीं चाह रहा होता कि उसे पहले एफ्तल जख्मी हो। उस दिन टेस्ट के बाद ये डिसाइड हो चुका है कि मैं मिलिट्री स्कूल जरूर जाऊंगा और इस दुनिया में 15 साल के लोगों को अडल्ट मान लिया जाता है, जिस वजह से मुझे अगले साल मिलिट्री स्कूल जाना ही होगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ और चाहे मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से मेरे लिए मैजिक वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, जिस वजह से 15 साल का होते ही मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और अपने ही दम पर मैजिकल एकेडमी जाऊंगा। तो फ्रेसर एफ्तल को बताता है कि उसके पास एक गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज ये होती है कि उनके फादर एफ्तल से मिलने के लिए मान गए होते हैं, जिस वजह से एफ्तल की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसके लिए फ्रेसर का थैंक यू कहने
करने लगती हैं क्योंकि फ्रेसर के तलवारबाजी सिखाने की वजह से ही एफ्तल के फादर ने उसे एक्सेप्ट किया होता है। पर एफ्तल को लग रहा होता है कि जिस फादर ने उसे 14 सालों तक इग्नोर किया है उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है। पर वो अपनी माँ और फ्रेसर के लिए अपने फादर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो दोनों उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो अगले दिन फ्रेसर एफ्तल को उनके फादर के साथ मिलाने ले जाता है, जहाँ पर जाते ही सब कुछ बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। पर तभी एफ्तल खुद आगे बढ़ के खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपने फादर को बताता है कि वो हमेशा से उनसे मिलना चाहता था। तो एफ्तल के फादर उसे उन्हें ड्यूक ऑर्कुट बुलाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी भी एफ्तल को अपना बेटा नहीं माना होता है और एफ्तल को यकीन नहीं आ रहा होता कि कोई पिता ऐसा भी कर सकता है। तुम लाइटनिंग एम्परर के वंशज हो, पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी वजह से तो लाइटनिंग एम्परर की आंखों में आंसू ही आ गए होंगे। लाइटनिंग एम्परर तो सच में बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा वंशज इतना ज्यादा बेकार पर्सन है। और क्या ये मेरी फोटो है? मेरे तो वापस घर जाने का मन कर रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हें मिलिट्री स्कूल से स्पेशल इनविटेशन मिला है, ये तो सच में अच्छी बात है। तब अपने फादर को इस तरह खुश होता हुआ देखकर एफ्तल को लगने लगता है कि उसके फादर इतने भी बुरे नहीं हैं क्योंकि वो अपने बेटे की अचीवमेंट से खुश हैं। पर हम देखते हैं एफ्तल के फादर इस वजह से खुश होते हैं क्योंकि मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद उन्हें एफ्तल का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ वो उसे फैमिली नेम पर कोई कीचड़ उछालने से मना करते हैं, जिस वजह से एफ्तल को एहसास हो जाता है कि उसका फादर सच में बहुत बेकार इंसान है। तो एफ्तल के फादर अपने एक और बेटे जॉयचिम को एफ्तल की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं ताकि मिलिट्री स्कूल के सामने उनकी फैमिली की इज्जत ना उछले। और यह सुन के जॉयचिम बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहले से ही एफ्तल को सबक सिखाना चाह रहा होता है और ये देखकर एफ्तल को समझ में आ जाता है कि आखिरकार उसके फादर ने उन्हें वहाँ पर क्यों बुलाया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।